फिल्म की शुरुआत में एक कहानी सुनाई जाती है। यह कहानी होती है ट्रांसिल्वेनिया की युवराज और इस मूवी के हीरो वेलाड द इम्पेलर की। जब वो छोटा था तभी उसे तुर्किस्तान की सेना में जबरन भेज दिया गया था। तुर्किस्तान उस वक्त की सबसे शक्तिशाली रियासत हुआ करती थी और ट्रांसिल्वेनिया जैसे छोटे रियासतों को उनका हर कहना मानना पड़ता था। उस वक्त तुर्किस्तान के सुल्तान ने ट्रांसिल्वेनिया के सम्राट यानी कि वेलाड के पिता से 15 और उससे ज्यादा की उम्र के 1000 युवाओं की मांग की थी ताकि वो उन्हें अपने सेना में शामिल कर सके। उसी में वेलाड को भी जाना पड़ा था। युवाओं को बड़ी ही निर्दयता से ट्रेन किया जाता था ताकि वो बड़े होने के बाद एक खूंखार सैनिक बने और बगैर कोई सवाल पूछे किसी की भी जान लेने के लिए तैयार रहे। वेलाड इस निर्दयता की भट्टी में तपकर सभी लड़कों में सबसे बेहतर बना। उसने खून की नदियां बहा दी। वो अपने दुश्मनों को मारता और उन्हें भाले से लटका देता था और वो इसमें माहिर था। इसीलिए सब उसे वेलाड द इम्पेलर कहते थे। सब उसके नाम तक से कांप जाते थे। एक दिन वेलाड अपने कुकर्मों से तंग आकर ट्रांसिल्वेनिया लौट आता है और शांति से अपनी प्रजा की देखभाल करने लगता है। ऐसे ही 10 साल शांति में बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन वेलाड और उसके सैनिकों को एक लोहे का हेलमेट दिखाई देता है। वो देखते ही समझ जाता है कि यह हेलमेट तुर्की सैनिकों का है। उसे पता था कि तुर्की सैनिक हमेशा टुकड़ियों में आते हैं। अगर वो लोग यहाँ हैं, इसका मतलब जरूर तुर्की के सुल्तान के मन में कोई खिचड़ी पक रही है। वेलाड को शक होता है कि वो लोग हमला करने वाले हैं। वो हमला की तैयारी कर रहे हैं। वो अपने साथी को किले पर वापस जाकर सैनिकों को चौकन्ना होने के लिए कहता है और किले का पहरा मजबूत करने के लिए कहता है। वेलाड के मुताबिक हेलमेट ब्रोकन टूथ माउंटेन से पानी में बहकर यहाँ तक आया था। तुरंत वो अपने 2 सैनिकों को लेता है और तुरंत उस पर्वत की ओर चला जाता है। पर्वत के ऊपर पहुंचने पे उन्हें गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के अंदर और तुर्की सैनिक होंगे यह सोचकर ये तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। वहां सैनिक तो नहीं होते, लेकिन गुफा के अंदर कई सारे आदमियों की कंकाल दिखाई देते हैं। गुफा के अंधेरे में कोई है जो इन पर नजर गड़ाए हुए है। अचानक वो उन पर हमला कर देता है। वेलाड के दोनों सैनिकों को मार डालता है। वो वेलाड को भी मारने ही वाला होता है, तभी वो कुछ किए बगैर ही गुफा के अंधेरे में गुम हो जाता है। वेलाड देखता है कि वो जहाँ गिरा है वहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है। उसकी तलवार पर उस दरिंदे का खून लगा हुआ है जो सूरज की रोशनी में बड़ी ही तेजी से नष्ट हो रहा है। वो समझ जाता है कि वो जो कोई भी है सूरज की रोशनी में नहीं आ सकता है। इसके बाद वेलाड वहां से बहुत ही तेजी से भागता है और अपने किले पे पहुंच जाता है। वो अपने किले पे पहुंचते ही ये सारी घटना अपने धर्मगुरु को बताता है। धर्मगुरु कुछ पुरानी किताबों में थोड़ी रिसर्च करने के बाद बताते हैं कि गुफा में तुम जिस दरिंदे से मिले थे जिसने तुम पर हमला किया था वो दरअसल एक वैम्पायर है। सदियों पहले वो वैम्पायर रोम का क्रूर सम्राट हुआ करता था। ताकत के लालच में उसने शैतान का आवाहन किया। शैतान ने उसे अपनी काली शक्तियां दे दी, लेकिन उसे फंसाकर उसे गुफा में कैद कर दिया, इस शर्त के साथ कि जब तक कि वह इन काली शक्तियों को किसी ऐसे इंसान को नहीं देता जो इन शक्तियों को संभालने के लायक हो, तब तक वह इसी गुफा में कैद रहेगा। तब से वो वैम्पायर उसी गुफा में कैद है। वो दुनिया का पहला वैम्पायर था, जिस कारण वो वैम्पायर मास्टर वैम्पायर कहलाता है, क्योंकि लोग पहले ही तुर्की से डरे हुए हैं। वेलाड धर्मगुरु को ये बात गुप्त रखने के लिए कहता है। वेलाड जब अपने परिवार और दरबार के सदस्यों के साथ ईस्टर सेलिब्रेट कर रहा होता है, तभी तुर्की सैनिक का सेनापति दरबार में आता है। दरअसल वेलाड को हर साल तुर्किस्तान को चांदी के सिक्कों से भरा बक्सा देना होता है ताकि वो कभी ट्रांसिल्वेनिया पर हमला न करे। लेकिन सेनापति इस बार कहता है, इस बार सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के अलावा 1000 युवाओं की मांग की है जिन्हें वो ट्रेन करके अपनी सेना में शामिल करेंगे। वेलाड सोचता है कि क्या उसे इसकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि तुर्की लोगों को युद्ध में हरा सके। उसकी बीवी मेरेन सुल्तान से जाकर मिलने की सलाह देती है। मुझे लगता है कि आपको सुल्तान से जाकर बात करनी चाहिए। दरअसल जब वेलाड तुर्की की तरफ से लड़ता था तब सुल्तान और वेलाड एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र थे। इसीलिए वेलाड को लगता है कि शायद सुल्तान उसकी बात मान ले। वेलाड अगले ही दिन सुल्तान से जाकर मिलता है। वो सुल्तान से कहता है, उन हजारों लड़कों की वजह तुम मुझे अपनी सेना में शामिल कर लो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। सुल्तान उसकी बात नहीं सुनता और वो कहता है कि वेलाड, मुझे उन 1000 लड़कों के साथ तुम्हारा बेटा इग्रिस भी चाहिए। वेलाड दुखी मन से घर वापस लौट आता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि तुर्की के सैनिक वेलाड के बेटे को अपने साथ लेके जाने के लिए आए होते हैं। मेरेना अपने बेटे को तुर्की भेजने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होती है, लेकिन इनके पास इसके अलावा कोई भी चारा नहीं होता है। मेरेना फुट फुट कर रोने लगती है। यह सब देख करके वेलाड का दिल पसीज जाता है। वो मेरेना से कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, और वो अपने बेटे को लेकर सेनापति के पास जाता है। लेकिन अपने बेटे को सेनापति को सौंपने के बजाय उसे बोलता है, तुम अपनी माँ के पास जाओ। उसे अपनी माँ के पास भागने के लिए कहता है। इससे पहले कि सेनापति कुछ समझ पाता, वेलाड सेनापति के मयान से तलवार निकालता है और सेनापति सहित सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। यह सब देखकर सलाहकार इसके परिणाम के बारे में आगाह करते हैं, क्योंकि अब जल्द ही तुर्की और ट्रांसिल्वेनिया के बीच एक अटल युद्ध होगा
और तुर्की सेना के आगे वेलाड की सेना का टिक पाना लगभग असंभव है। तभी वेलाड को मास्टर वैम्पायर का ख्याल आता है कि अगर वो वैम्पायर किसी तरह उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाए तो तुर्की सेना का मुकाबला कर सकते हैं। बिना समय गंवाए वेलाड सीधे ब्रोकन टूथ माउंटेन की तरफ चला जाता है। अब मास्टर वैम्पायर ही उसके लिए आखिरी उम्मीद था। जब वेलाड गुफा के अंदर जाता है तो उसे वापस गुफा के अंदर देखकर मास्टर वैम्पायर चौंक जाता है। उसकी वेलाड में दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो वेलाड को सूंघता है और वेलाड का सारा अतीत जान लेता है। मास्टर वैम्पायर खुद उसे यहाँ आने की वजह बताता है कि तुर्की सैनिक उसके राज्य का वजूद मिटाना चाहती है। अब वो यहाँ अपने परिवार और अपने प्रजा को बचाने के लिए आया है। मास्टर वैम्पायर कुछ सोचता है और वेलाड से कहता है कि वो उसे अपनी शक्ति देने के लिए तैयार है। वो वेलाड को अपना खून पीने के लिए देता है और कहता है कि उसका खून पीने के बाद वेलाड में 3 दिनों तक वैम्पायर की असीम शक्तियां रहेंगी। लेकिन इन 3 दिनों में वेलाड को इंसानी शरीर का खून पीने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छा होगी। अगर वेलाड 3 दिनों तक खून पीने की इच्छा पर काबू कर लेता है तो 3 दिनों बाद वो फिर से इंसान बन जाएगा। लेकिन अगर वो इन 3 दिनों में किसी भी इंसान का खून पी लेता है तो वो हमेशा के लिए एक वैम्पायर बन जाएगा और वो खुद यानी मास्टर वैम्पायर दुनिया पर अपना कहर बरपाने के लिए इस गुफा से आजाद हो जाएगा। कोई और रास्ता न बचने के कारण वेलाड मास्टर वैम्पायर का खून पी लेता है और खून पीने के बाद मास्टर वैम्पायर से पूछता है कि अब इसके आगे क्या होगा। मास्टर वैम्पायर कहता है, अब तुम मरोगे। इसके साथ ही वेलाड अपना होश खो देता है और अगले सीन में वेलाड एक नदी के किनारे बेहोश पड़ा होता है। उसकी आंखें खुलती हैं तब उसे अपने अंदर एक अनोखी शक्ति का एहसास होता है। उसमें 100 इंसानों की ताकत आ गई थी। वो काफी दूर से ही सूक्ष्म कीड़ों की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकता था। टूटे तारे की गति से वो दौड़ सकता था। साथ ही वो खुद को चमगादड़ों के रूप में तब्दील भी कर सकता था। दूसरी ओर तुर्की सेना उसके किले पर हमला कर चुकी है। वेलाड के किले में पहुंचने से उसके परिवार और सेना का हौसला बढ़ता है। इसके बाद वेलाड अकेले ही तुर्की सेना के 1000 सिपाहियों का मुकाबला करने के लिए पहुंचता है। अपने युद्ध कौशल और वैम्पायर शक्ति की सम्मिलित ताकत के फलस्वरूप वह खून की नदियां बहा देता है। आखिर में वहां पर 1000 सैनिकों की लाश पड़ी होती है। इनके बीच खड़ा है वेलाड द एम्पेरर। वेलाद के सिपाही वहां आ जाते हैं और अकेले वेलाद ने हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वेलाद के सैनिक सोचते हैं कि उसने यह सब कैसे किया। वो कहता है कि वह इसके बारे में कुछ भी ना पूछे, बस उस पर भरोसा रखें, वो उनकी रक्षा करेगा। वो अपने सैनिकों से कहता है कि उन्हें यहाँ से अब निकलना होगा क्योंकि तुर्की के सुल्तान को उसकी हार के बारे में पता चलते ही वह फिर से हमला करेगा। वेलाद अपने लोगों को लेकर के ऊंचे पहाड़ पर बने धर्मगुरुओं के मठ की तरफ चला जाता है। रास्ते में जब वो और उसके सैनिक खाना खा रहे होते हैं तभी वेलाद को खून पीने की तीव्र इच्छा होती है। उसे सबकी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो खुद का काबू न खो दे इस डर से वेलाड अपने तंबू के अंदर चला जाता है। लेकिन उसकी खून पीने की इच्छा पल पल बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि जब वो अपनी बीवी के साथ होता है तब पल भर के लिए वो अपना काबू खो देता है। लेकिन वक्त रहते वो खुद को रोक लेता है और वहां से बाहर चला जाता है। तभी उसे आभास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यह एक जिप्सी यानी बंजारा होता है। वह जिप्सी वेलाद को बताता है कि दरअसल वह वेलाद का नहीं बल्कि वेलाद के ऊपर मंडराते चमगादड़ों का पीछा कर रहा है। चमगादड़ों को वेलाड के ऊपर मंडराते देख वो समझ गया है कि वेलाड के अंदर वैम्पायर की शक्तियां हैं। वो वेलाड से उसका सेवक बनने के लिए कहता है और अपना हाथ कटकर वेलाड को खून ऑफर करता है। लेकिन वेलाद उसे वहां से भगा देता है। अगले दिन जब सुल्तान सेना के साथ ड्रैकुला फोर्ट के पास पहुंचता है जहां युद्ध हुआ था तो वहां उसे एक भयावह दृश्य दिखाई देता है। सभी सैनिकों के शरीर को भाले से लटकाकर वहीं टांग दिया गया है। सिर्फ एक सैनिक को जिंदा छोड़ दिया है ताकि वो सैनिक सुल्तान तक उसका संदेश पहुंचा सके। वो सुल्तान के लिए संदेश दिया होता है कि वो जल्द ही आ रहा है। दूसरी ओर तंबू में वेलाड खुद को चांदी की मदद से कमजोर कर रखा है ताकि उसके खून की प्यास की वजह से किसी को कोई भी तकलीफ न पहुंचे। मेरेना उसके करीब आती है। वो देखती है कि वेलाड की पीठ पे जो घाव के निशान थे जो उसे तुर्किस्तान में प्रशिक्षण के दौरान मिले थे वे सब गायब हो गए हैं। मेरेना की इस बारे में पूछने पर वेलाड उसे ब्रोकन टूथ माउंटेन पर उसकी और मास्टर वैम्पायर की मुलाकात के बारे में बताता है। तभी वेलाड का करीबी मित्र डेमित्रो वहां आ जाता है। वो बाहर से वेलाड को कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहिए क्योंकि दुश्मन की सेना करीब पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भी आसमान में सूरज मौजूद था जिस कारण वेलाड बाहर नहीं निकल सकता था।
वेलाद मेरेना को आगे जाने के लिए कहता है और खुद रात होते ही वहां से निकलकर उससे मिलने का वादा करता है। मेरेना बाहर डेमिट्रो से कहती है कि उन्हें अभी वहां से निकलना होगा और वेलाद का राज रखने के लिए उससे झूठ कहती है कि वेलाद दुश्मनों की सेना की जासूसी करने के लिए वहां से पहले ही जा चुका है। इसके बाद वेलाद को छोड़कर बाकी सब वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात होती है। वेलाद भी अपने तंबू से बाहर निकलता है। दूसरी ओर तुर्की सेना ने वेलाद के लोगों पर हमला कर दिया है। डेमिट्रो उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। सेना प्रमुख इन पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वहां वेलाद आ जाता है और सेना प्रमुख को खाई में फेंक देता है और उसे मरा समझकर वहां से निकल जाता है, लेकिन सेना प्रमुख वही खाई में लटका हुआ होता है। इसके बाद वो सबको लेकर पहाड़ी पर स्थित मठ में पहुंचता है। वेलाद सबको तुर्की सेना का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। दूसरी ओर सेना प्रमुख से सुल्तान को यह खबर मिल चुकी है कि वेलाद के पास अद्भुत शक्तियां हैं। उसके सैनिक डर से हार न मान ले यह सोचकर वह एक योजना बनाते हैं। वह उस स्पेशल फोर्स को बुलाता है जो आंखों पर पट्टी बांधकर भी लड़ने में माहिर होते हैं। वे लोग मठ की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी ओर वेलाद पर उसके लोगों को शक होने लगता है कि वो शैतान है, वो शैतान बन चुका है। जब वो तंबू से बाहर निकल रहा होता है तब धर्मगुरु की नजर उस पर पड़ती है। धर्मगुरु देखता है कि वेलाद खुद को सूरज की रोशनी से बचा रहा है। वो वेलाद के पीछे उसके तंबू के अंदर जाता है। धर्मगुरु समझता है कि वह अभी तक सही से वैम्पायर नहीं बना। अगर वो पूरी तरह से वैम्पायर बन गया तो मानवता का अंत निश्चित है। धर्मगुरु उसे मानवता के लिए मरने के लिए कहता है। वेलाद ऐसा करने से मना कर देता है। वो जानता था कि तुर्की सेना का खतरा अभी तक टला नहीं है। तभी धर्मगुरु तंबू को तलवार से फाड़ डालता है और सूरज की रोशनी वहां वेलाद के शरीर पर पड़ने लगती है। उसे जलता देखकर लोगों का शक यकीन में बदल जाता है और लोग वेलाद को मारने के लिए उस तंबू में ही आग लगा देते हैं। मेरिना लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि वेलाद ने यह सब उन्हीं के लिए किया है, उनको बचाने के लिए किया है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। आखिरकार वेलाद तंबू से बाहर आता है। उसका चेहरा जला हुआ है। वो गुस्से से लोगों को देखता है और कहता है कि वो वैम्पायर उनकी रक्षा करने के लिए बना है और उन्होंने ही उसे मारने की कोशिश की। इनके इस कार्य से विचलित होने के बावजूद भी वेलाद सबको तुर्की सेना के हमले से बचने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वेलाद चर्च में जाकर के ईश्वर से प्रार्थना करता है कि बचा हुआ एक दिन भी वो बिना खून पिए निकाल ले। चर्च से निकलकर वो मेरिना से मिलने जाता है। तुर्की सेना अब किले के नजदीक पहुंच चुकी है। वेलाद मेरिना को बताता है सूर्योदय के साथ ही उसकी शक्तियां भी चली जाएंगी, इसलिए उसके पास ये युद्ध जीतने के लिए सिर्फ आज रात का ही समय बचा है। मेरिना मरते दम तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए इच्छा जाहिर करती है। दोनों काफी भावुक हो जाते हैं। इसके बाद वेलाद अपने सैनिकों को युद्ध के लिए एकत्र करने लगता है। तभी उसकी नजर वहां मंडराते चमगादड़ों पर पड़ती है और वह उनका पीछा करते हुए मठ के एक हिस्से में पहुंचता है जहां चमगादड़ों ने डेरा डाला हुआ है और भी चमगादड़ वहां आकर जमा हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने मालिक का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वेलाद उनकी हलचल को अपने दिमाग में महसूस कर रहा है। वह अपना हाथ उठाता है और सारे चमगादड़ों को एक्टिव कर देता है। वह उनकी मदद से तुर्की सेना पर हमले का आगाज करता है। चमगादड़ों की सेना तुर्की सेना पर मौत के दरिंदों की तरह टूट पड़ती है। तुर्की सेना में चारों तरफ त्राही त्राही मच जाती है। तभी वेलाद की नजर सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए सुल्तान पर पड़ती है। वेलाद सुल्तान को मारकर एक ही झटके में युद्ध को समाप्त करने के लिए सुल्तान की तरफ बढ़ता है, लेकिन सुल्तान भी अपनी पोशाक में किसी और ही सैनिक को युद्ध में भेजे हुए है और थोड़ी दूर से यह सब नजारा देख रहा होता है। इसके साथ ही वो एक शातिर प्लान के साथ वहां आया है। वो अपने सेना प्रमुख के साथ कुछ सैनिकों को किला में भेज देता है जहां मेरिना और सैनिक हैं। वो एग्रिस को अपने साथ ले लेते हैं और मेरिना को किले से नीचे फेंक देते हैं। वेलाद मेरिना को मरते देख उसे बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन अफसोस वो उसे बचा नहीं पाता। और तभी कुछ सैनिक एग्रिस को अपने साथ लेकर के वहां से चले जाते हैं। जब मेरिना अपनी आखिरी सांस ले रही होती है तब वो वेलाद से कहती है कि सूरज ढलने में अभी थोड़ा सा ही वक्त बचा है। वो वेलाद को अपना खून पीकर पूरी तरह से वैम्पायर बनने के लिए कहती है ताकि वो बेटे को सुल्तान की कैद से आजाद करा सके। वेलाद अपने दिल पर पत्थर रखकर वैसा ही करता है। वो मेरिना का खून पीता है और पूर्ण वैम्पायर रूप लेता है और बन जाता है दुनिया का सबसे ताकतवर वैम्पायर ड्रैकुला। उसके खून पीते ही गुफा में कैद मास्टर वैम्पायर भी कैद से आजाद हो जाता है। ड्रैकुला वापस मठ में पहुंचता है। वहां पर जितने भी लोग जिंदा बचे होते हैं उन सबको अपना खून पिलाकर वैम्पायर बना देता है। अगली सुबह अपनी बीवी मेरिना का अंतिम संस्कार करने के बाद ड्रैकुला सुल्तान का वजूद मिटाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। ड्रैकुला अब इतना ताकतवर बन चुका है कि वो अपनी शक्तियों से सूरज को बादलों से ढक देता है। ड्रैकुला और उसके साथ ही तुर्की सेना पर टूट पड़ते हैं।
वैलाद सेना प्रमुख की हत्या कर मेरेना का बदला लेता है। उसके बाद सुल्तान को मारने के लिए तंबू में आ जाता है, लेकिन सुल्तान ने वैलाद को मारने की पूरी तैयारी कर रखी है। चारों तरफ चांदी बिछा रखा है। वैलाद आगे बढ़ता है, लेकिन सुल्तान उसे काफी कमजोर कर देता है। सुल्तान ने वैलाद के बेटे को भी उसी तंबू में कैद करके रखा है। वैलाद और सुल्तान दोनों के बीच जोरों की लड़ाई शुरू हो जाती है। सुल्तान कमजोर वैलाद पर हावी होता नजर आता है। सुल्तान वैलाद की छाती में लकड़ी का एक टुकड़ा घुसाने ही वाला होता है कि तभी वैलाद अपनी पूरी ताकत बटोर कर वहां से गायब हो जाता है और वही लकड़ी का टुकड़ा सुल्तान की छाती में घुसा देता है। इसके बाद वैलाद उसका खून पीता है और उसे मार डालता है। बाहर बाकी वैम्पायर्स ने सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है और वो हैवानों की तरह उनके खून से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। वो लोग वैलाद से भी उसके बेटे को मारकर सारे इंसानी रिश्तों से मुक्त होने के लिए कहते हैं। वैलाद मना कर देता है। इसके बावजूद भी एक वैम्पायर एग्रिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वैलाद शैतान बन चुके अपने उस साथी को मौत के घाट उतार देता है। बाकी वैम्पायर्स एग्रिस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी धर्मगुरु वहां आ जाता है। उसके हाथ में होली क्रॉस होने की वजह से वैम्पायर्स उसके नजदीक नहीं आ पाते। धर्मगुरु एग्रिस को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एग्रिस वैलाद को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। वैलाद उसे समझाता है और उसे धर्मगुरु के साथ भेज देता है। उन दोनों के वहां से जाते ही वैलाद सारे बादलों को हटा देता है और बादलों के हटते ही सूरज की रोशनी सबके ऊपर पड़ती है और सारे वैम्पायर्स नष्ट होने लगते हैं। देखते ही देखते सभी वैम्पायर्स के शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं। वैलाद का शरीर भी जमीन पर गिरकर राख में बदलने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वैलाद के बेटे को अगला राजा बना दिया गया है। वैलाद एक नायक था, पर क्योंकि वो एक वैम्पायर था, उसके वजूद की हर चीज को मिटाया जाता है। उसी समय जहां वैलाद का शरीर पड़ा था, वहीं पर एक जिप्सी आता है जिसने पहले ड्रैकुला को अपना खून ऑफर किया था। वो अपना खून ड्रैकुला के मुंह पर डालता है और उसके ऐसा करते ही ड्रैकुला एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। ऐसे ही कई सदियां बीत जाती हैं और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां वैलाद को एक लड़की दिखती है। वह उससे बात करके जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है। वह लड़की अपना नाम मीना बताती है। वहीं पर एक आदमी अपने चेहरे पर दुष्ट मुस्कान लिए इन दोनों को बड़े ही दिलचस्पी से देख रहा होता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मास्टर वैम्पायर है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।